मैम कुछ केसेस मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। एक 21 साल की महिला है ना, जो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में जिनकी डेथ हो गई थी, और वहाँ पर कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने के कारण उनका निधन हो गया था। ऐसी मैम बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर मैं देवप्रयाग की बात करूं, एक 32 साल की माँ ने अपने अनबॉर्न बेबी को खो दिया था। बहुत प्रयास किया जब मैं सरकार में थी, और इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, मातृत्व जो माताओं की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी या छोटे बच्चों की इन्फेंट मोर्टालिटी, तो इसमें हमारे देश में जो एवरेज है वो लगभग 97 है। 1 लाख डिलीवरीज़ पे लगभग 97 महिलाओं की डेथ हो जाती है। और उत्तराखंड में यद्यपि उससे थोड़ा बेहतर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम है मैटरनल मोर्टालिटी। तो मैं चाहूँगी कि उत्तराखंड में हम लोग सरकार और समाज मिलके इसके बारे में एडवोकेसी करें, इसके बारे में बात करें। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जैसे ही आपकी बेटी या बहू गर्भवती होती है, आप उसका निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन करा दें, और फिर सारी योजनाओं का बेनिफिट आपको मिलेगा। ANM वहाँ पे रेगुलरली आती हैं, आपकी बेटी या बहू का चेकअप होगा, और कम से कम 3 बार चेकअप तो होना बहुत ज़रूरी है हर ट्राइमेस्टर में। कहीं ना कहीं वही है कि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है ना, दूर रेफ़र कर दिया जाता है, और पहाड़ का सफ़र इतना लंबा होता है कि तब तक वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, चाहे माँ हो चाहे बच्चा हो, है ना, जहाँ उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो मैम कई बार क्या होता है कि जो यहाँ के क्षेत्रीय दल है वो हमेशा गैरसैंण राजधानी की बात करते हैं, है ना, कि अगर वहाँ राजधानी बनेगी तो पहाड़ों में भी डेवलपमेंट होगा। तो मैम इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, ये एक बहुत व्यापक प्रश्न है, और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो ये एक राजनीतिक विषय भी बन जाता है। बहुत सारे लोग जो राजधानी गैरसैंण की बात करते हैं, वो जनरली देहरादून में रहते हुए ये बात करते हैं। तो असली बात यह है कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे भी सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और जो गर्भवती माताओं की बात है, इसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ हैं, ऐसी माताओं को पहले ही आइडेंटिफाई करके बर्थ वेटिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं सभी ज़िले के जो मुख्यालय हैं वहाँ पे, और जो निकटतम मेडिकल कॉलेज या बड़े हॉस्पिटल के पास ऐसे वेटिंग सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे गर्भवती माताएं अपनी डिलीवरी के लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले आके रह सकती हैं, जिससे कोई भी रिस्क होगी तो उनको तत्काल अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। जहाँ तक राजधानी की बात है, ये एक राजनीतिक विषय है, तो इसको मुझे लगता है जो हमारी चुनी हुई सरकार है वो इसका बेहतर जवाब दे सकती है। मुझे लगता है कि जहाँ भी रहें हमारे नागरिक, उनको बेहतर सुविधाएं मिलें, इसके लिए हम सबको मिलके प्रयास करना है। जी जी जी। राधा मैम, आप भी 2 सिस्टर्स हैं, है ना, और आपकी 2 डॉटर्स हैं। जी जी। तो मैम हमारे जैसे उत्तराखंड राज्य में आप आजकल बहुत सारी केसेस सुनती होंगी, है ना, तो आज अभी मैं जो मुद्दा उठा रही हूँ वो है महिला सुरक्षा का मैम, है ना। अगर हम चाहे अंकिता हत्याकांड की बात करें या सरेआम जो चाकू से काट दिया जाता है, अभी रिसेंट की घटना है ना, चाहे रेप के मामले हैं, तो हमारी जो बेटियां हैं
जो पहाड़ की बेटियां हैं वो अपने राज्य में ही सुरक्षित नहीं, है ना। तो मैम इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब हमारी बेटियां कैसे उनके अंदर एक सुरक्षा की भावना आए। जी। तो तो ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया, क्योंकि देखिए एक पितृसत्तात्मक समाज में बेटियों को हमेशा दोयम दर्जा दिया जाता है। और ये कहाँ से शुरू होता है? ये परिवार से ही शुरू होता है। जब एक बेटी का जन्म होता है तो उतनी खुशी नहीं मनाई जाती जैसा एक बेटे के जन्म पे होता है, जबकि बेटियां मुझे लगता है सबसे बड़ा वरदान है ईश्वर का। और इसके लिए भी परिवार से ही शुरू करना होगा। आपको बराबरी देनी होगी अपने बेटे और बेटी को, क्योंकि शुरू से मैंने देखा कि बेटियों को बराबरी नहीं दी जाती। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जब उत्तर प्रदेश में मैं कार्य कर रही थी, एक हेल्थ डिपार्टमेंट की स्कीम थी सिफ्सा, उसमें मैं पोस्टेड थी। एक बार हम लोग दाइयों की ट्रेनिंग करा रहे थे। दाई वो होती हैं जो घर पे ही डिलीवरी करा देती हैं। तो दाई ट्रेनिंग में हम लोगों ने उनसे पूछा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट मतलब आपका ट्रेडिशनल क्या तरीका है। तो एक दाई ने जवाब दिया कि अगर बेटा होता है तो हम उसको गुनगुने पानी से नहलाते हैं, अगर बेटी पैदा होती है तो हम उसको ठंडे पानी से नहलाते हैं। तो इसका मतलब आप समझ रही होंगी, अगर गर्भ से निकले एक शिशु को आप ठंडे पानी में नहला देंगी तो वहीं उसका अंत हो जाएगा। तो हम लोगों के समाज का हमेशा ये प्रयास रहता है कि बेटियों का जन्म ही ना हो। फीमेल फीटिसाइड, जो सबसे बड़ा खतरा हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या है कि वो अपनी माता के गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है। जब आप अल्ट्रासाउंड करा के लोग चेक करा लेते हैं, अगर फीमेल बेबी है तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं। इलीगल अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इलीगल अल्ट्रासाउंड सेंटर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। इस पे भी सरकार कई बार छापे मारती है और उसको बंद कराती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम देखिए, सरकार हर घर में तो नहीं घुस सकती। जब घर के अंदर ही आपकी जो अनबॉर्न चाइल्ड है, बालिका है, उसके साथ हिंसा हो रही है, उसका आप मर्डर कर रहे हैं, भ्रूण में ही वो सुरक्षित नहीं है, तो बाहर उसकी सुरक्षा की बात करना तो बेमानी लगता है। सबसे पहले तो आपको ये मानसिकता बदलनी होगी कि हम बेटियों को जन्म नहीं देंगे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी एक और अभिशाप है जो दहेज है। अभी आपने देखा होगा पूरे देश में एक त्विषा शर्मा का जो हत्याकांड हुआ है भोपाल में, उसको लेके बहुत सारे मीडिया में भी चल रहा है, बहुत दुखद है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारे माता पिता भी हैं, दोनों तरफ से। जो माता पिता दहेज दे रहे हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, वो भी जिम्मेदार हैं। और जो लड़के के माता पिता दहेज ले रहे हैं और फिर अपनी बहू की हत्या तक कर रहे हैं, या उसको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो सुसाइड कर रही है, दोनों ही केसेस बहुत दुखद हैं। इसी प्रकार से आपने अंकिता की बात की, बहुत ही दुखद घटना थी। अंकिता का जब वो हुआ, जो वो एक रिजॉर्ट में काम कर रही थी, उसके बाद उस समय मैं सरकार में ही थी, होम डिपार्टमेंट में थी। हम लोग बहुत ज़्यादा इससे व्यथित थे इस घटना से, और हम लोगों ने एक पुलिस विभाग का एक गौरा शक्ति ऐप बनाया था। उसका उद्देश्य यही था कि जो हमारी बालिकाएं विशेष रूप से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रही हैं, होटल्स में, रिजॉर्ट्स में, तो वो स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ऐप पे, जो उनके फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। उस ऐप पे वो स्वयं सेल्फ रजिस्ट्रेशन कराएं, और नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे एक महिला हेल्प डेस्क होती है, जहाँ पे महिला सब इंस्पेक्टर या महिला कांस्टेबल रहती हैं। वो वहाँ से उनके संपर्क में आ जाएंगी, वो उनसे निरंतर बात करेंगी कि तुम्हें कोई असुरक्षा तो नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। तो एक तरह से जैसे बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर होता है, वैसे हम लोगों ने कहा था कि जो महिला कार्मिक हैं पुलिस विभाग में, वो उस बालिका से संपर्क में रहेंगी। तो अंकिता जैसा कांड ना हो, इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई थी। अब क्योंकि अब मैं सरकार में नहीं हूँ, मुझे पता नहीं कि गौरा शक्ति ऐप का कितनी बालिकाएं प्रयोग कर रही हैं। उसमें हम लोगों ने सेल्फ रजिस्ट्रेशन इसलिए किया था क्योंकि कई बार जो रिजॉर्ट मालिक होते हैं या जो होटल मालिक होते हैं, वो ये बताते ही नहीं कि हमारे यहाँ इतनी बालिकाएं काम कर रही हैं, क्योंकि उनकी फिर जिम्मेदारी उनके ऊपर हो जाती है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तो यही चीज़ फैक्ट्रीज़ में भी है, जो महिलाएं फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी ये ऐप बहुत यूज़फुल था। तो मुझे उम्मीद है कि अभी भी ये अच्छा चल रहा होगा, और हमें हमारी बालिकाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग इसमें कुछ आगे बढ़ सकते हैं। जी मैम। जैसे आपने दिशा शर्मा की बात की है ना,
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, पढ़ी लिखी महिला, एमबीए और अच्छा खासा जॉब करती थी नोएडा में ना। तो मैम देखिए, हम पेरेंट्स ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, तब भी वो वहाँ से नहीं निकल पाई, अपने को नहीं बचा पाई। तो कहाँ पर कमी रह जाती है मैम? कहाँ पर हम अपनी बेटी को वो शिक्षा देने में चूक रहे हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैम? बहुत सही आपने बात कही, क्योंकि हम लोग शिक्षा तो दे रहे हैं बेटियों को, लेकिन बेटियों को आत्मविश्वास नहीं दे रहे हैं। और शिक्षा बहुत अच्छी, बराबरी से हम लोग बेटा बेटी को बराबर से शिक्षा देते हैं। एमबीए लड़का है तो लड़की भी है, अगर वो काम कर रही तो वो भी उतना ही कमा रही जितना बेटा कमा रहा है। लेकिन जिस समय बेटी की शादी करते हैं उस समय हम लोगों की मानसिकता बदल जाती है। हम लोग चाहते हैं कि वो बिल्कुल ट्रेडिशनल बहू की तरह उस घर में रहे, और अगर वहाँ पे उसको कोई समस्या हो रही है और वो माता पिता को बताती है तो आमतौर पे माता पिता कहते हैं कि बेटी एडजस्ट करो। अब ये हम लोगों को समाप्त करना होगा। जब बेटी की पहली शिकायत आती है उसी समय माता पिता को कहना चाहिए कि तुम वापस अपने घर आ जाओ। जो एक एटीट्यूड हम लोगों का है कि बेटी पराया धन है, वो बिल्कुल ख़त्म करना होगा। बेटी पराया धन नहीं है, बेटी अपनी बेटी है, और वो हमेशा अपनी बेटी रहती है, और उसका अपना घर जो है वो हमेशा उसका घर है। और उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए माता पिता को कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम सबसे पहले वापस घर आओ, और एडजस्ट करने के लिए मत कहिए। और जहाँ पे भी, ये भी एक समाज की जिम्मेदारी है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे, इनफैक्ट मेरा प्रथम जो डाउरी डेथ्स के साथ संपर्क हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरे मतलब रोंगटे खड़े कर दिए थे। जब मेरी पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में बरेली में हुई थी, मैं एसडीएम थी उस समय, तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे जो बर्न केसेस आते थे उसमें एक चीज़ होती है डाइंग डिक्लेरेशन। मतलब जिस समय कोई पेशेंट मरने वाला होता है उसके पहले उसका जो बयान होता है वो किसी मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना होता है पुलिस केसेस में। तो पुलिस वाले आके मुझे ले जाते थे, कई बार रात में 2 बजे हॉस्पिटल ले जाते थे कि आपको डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करना है। वहाँ पे मैंने बहुत सारी बर्न केसेस के डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किए, जहाँ पे वो जिस महिला ने खुद बताया मरते समय कि मेरे पति और मेरे इन लॉज ने मुझे केरोसिन डाल के मुझे आग लगा दी दहेज के लिए। जब तक मैंने स्वयं इन केसेस को नहीं देखा था तब तक मैं विश्वास ही नहीं करती थी कि कोई इतना हैवान हो सकते हैं लोग कि अपनी यंग बहू को, या बेटी होती है बहू भी, बेटी को आग लगा सकता है कोई, किसी भी इंसान को, क्या कोई दूसरा इंसान आग लगा के मार सकता है? क्योंकि आग से मरना जो है वो सबसे दुखद मृत्यु है। वहाँ पे वो महिलाएं इतना चिल्लाती थी, उनको इतना कष्ट होता था कि बहुत दिन तक मैं सो नहीं पाई। उसके बाद मुझे इतना इन घटनाओं ने झकझोर दिया था कि मैं रात में मुझे उनकी चीखें सुनाई देती थी। और तब मैंने देखा कि जो दहेज है कितना भीभत्स चेहरा है हमारे समाज का, और इसको मिल के हम लोगों को ख़त्म करना है। हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, तो वो दुख देखा नहीं जाता। और मैम बल्कि हम कभी भी अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बना देते हैं बेटियों को ना। अभी दिशा शर्मा की मैं बात करना चाहूँगी, तो किरण बेदी मैम का एक स्टेटमेंट आया था कि क्यों उसको ज़रूरत पड़ रही थी कि वो बार बार अपनी माँ को मैसेज कर रही थी कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से लेके जाओ, क्यों वो निकल नहीं पा रही थी। तो मैम का एक बहुत अच्छा मुझे स्टेटमेंट लगा कि क्यों हमारी बेटियाँ ऐसी नहीं है कि वो खुद आ सकती थी आराम से, उसे क्यों ज़रूरत पड़ी कि कोई उसका हाथ पकड़ के उसको लेकर जाए। तो शायद कहीं ना कहीं हमें अपनी बेटियों को सशक्त बनाने की ज़रूरत है। बहुत सही बोला, बिल्कुल मैम। जी मैम हम अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करना चाहेंगे महिलाओं की। एक ना नमक वाली करके एक शशि रतूड़ी मैम है, तो वो भी हमारे पॉडकास्ट में आई थी। तो मैम ने भी अपना पूरा जर्नी सुनाया था। तो उन्होंने नमक जो होता है मैम, पिसा हुआ जो लूण होता है, उसी को उन्होंने अपना एक ब्रांड बना दिया। तो शार्क टैंक में भी आया था, वहाँ से उनको मिला। बहुत अच्छा उनका, मैंने भी देखा है। बहुत बधाई उनको, और आपके माध्यम से भी मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी मैम। तो वो एक पहाड़ की बहुत ही सिंपल महिला है मैम, बहुत ही सिंपल
सिंपल उनका, और अब पूरा ही परिवार इसमें लग गया और उन्होंने मैम बहुत सारी महिलाओं को रोजगार दिया है। इनफैक्ट त्रिजुगी नारायण जो डेस्टिनेशन वेडिंग है उस पर भी वो काम कर रही हैं। तो आपके जरिए मैम मैं ये चाहती हूँ कि आप ना हमारी पहाड़ की महिलाओं को एक मोटिवेट करें कि वो भी कर सकते हैं। जब हम एक पिस्यू ल्यूड को एक ब्रांड बना सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें से निकल के आ ही सकता है। बिकॉज आप भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को मैंने देखा है मैम, आप बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं। तो मैम इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, क्योंकि जो हमारे पहाड़ हैं वहाँ पे ज़्यादातर अब महिलाएं ही हैं जो गांव में रहती हैं। और मैं उन महिलाओं से कहना चाहूँगी, क्योंकि वो लोग बहुत सशक्त हैं, क्योंकि शुरू से इतना कठिन काम वो करती हैं पहाड़ में, पहाड़ जैसी ज़िंदगी बोलते हैं, तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही कठिन होती है और उस वजह से वो बहुत सशक्त हो जाती हैं, स्ट्रांग होती हैं। तो आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट ले सकती हैं जो वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, जैसा आपने बोला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। आज सबसे अच्छी चीज़ जो हम लोगों के खान पान में है वो मिलेट्स की बात हो रही है पूरी दुनिया में। तो हम लोगों का कोदा झंगोरा जो है वो इतना अच्छा खाद्यान्न है जो हेल्थ के लिए एक तरह से अमृत है। मैं भी सिर्फ झंगोरा खाती हूँ, मैं रोटी चावल नहीं खाती, मैं सिर्फ झंगोरा खाती हूँ और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आपके गांव में जहाँ पे भी कोदा झंगोरा हो रहा है ये, और आपकी दालें हो रही हैं, बहुत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, सेब बहुत अच्छा होता है हम लोगों का, अखरोट होता है, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो पहाड़ में हो रहे हैं उनकी पैकेजिंग मार्केटिंग में आप लोग काम कर सकते हैं। हम लोगों का एक ब्रांड है उत्तराखंड सरकार का, हाउस ऑफ हिमालयाज़। हाउस ऑफ हिमालयाज़ का कॉन्सेप्ट ही ये था कि जो महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं उसकी मार्केटिंग सरकार इस अम्ब्रेला ब्रांड के अंतर्गत करेगी। उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी एक कहानी भी लिखी जाती है, उस महिला की भी कहानी उसमें आ जाती है जिसने वो बनाया है प्रोडक्ट, और अब वो विदेशों तक में जा रहा है हाउस ऑफ हिमालयाज़। तो मैं चाहूँगी कि जहाँ पे भी आप किसी गांव में भी हैं, आप अपना एक छोटा सा समूह बना लीजिए। महिला समूह को बैंक भी आसानी से लोन दे देते हैं, और जो भी एक्टिविटी आप लेना चाहती हैं उसमें आप कार्य करिए। और सरकार के बहुत सारे मार्केटिंग इनिशिएटिव्स हैं, जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसमें भी आप लोन ले सकती हैं, और उसके माध्यम से आपके प्रोडक्ट्स बाज़ार में आएंगे, आपको बहुत अच्छा उसमें मूल्य मिलेगा। और ये बहुत ही एक अच्छा काम होगा, इसमें आप सब मिलके काम कर सकते हैं। जी मैम। मैम अब थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बात करते हैं। मैम अनिल सर से भी हमारी बहुत खुलकर बातचीत हुई थी, तो सर का तो जो मैंने रुझान देखा है वो लिटरेचर में, और सर की जो बुक्स हैं बहुत अच्छा लिखते हैं सर, है ना। अच्छा। और सर की काफ़ी बुक्स भी आई हैं, और पूरे एक आईपीएस की उन्होंने स्टोरी लिखी है। मैम उस बुक का नाम खाकी में स्थित प्रज्ञ, यस। तो उन्होंने, सर ने पूरा उसको एक्सप्लेन किया था। इनफैक्ट उन्होंने आपकी और सर की रिलेशनशिप को भी बताया था कि किस तरीके से आप लोग मिले थे। तो मैम थोड़ा सा आप उसके बारे में बताना चाहेंगी? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि सर से आप कैसे मिली, सर का क्या आपको चीज़ आपको प्रभावित की, और आप मध्य प्रदेश की, सर पहाड़ के, तो कैसे दो कल्चर्स एक हुए? तो मैम इस पर प्लीज़ आप बताइए। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। तो हमारी मुलाकात हुई थी 1987 दिसंबर में हैदराबाद में जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वहाँ पे हम दोनों ही आईपीएस में आए थे 87 बैच में, और हम लोग की ट्रेनिंग चल रही थी। तो पुलिस ट्रेनिंग के दौरान ही हमारी मुलाकात हुई। और सर की क्या बात मुझे प्रभावित करती है, सर के तो इतने सारे गुण हैं कि हर चीज़ प्रभावित करती है, क्योंकि वो हर काम में बिल्कुल उत्कृष्ट रहे हैं हमेशा। वो बहुत अच्छे एथलीट हैं, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है रोलर स्केटिंग में, विदेशों में जाके खेला है उन्होंने इंडियन टीम में, और वो सभी खेल बहुत अच्छे खेलते हैं। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में खेल भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो नेचुरली वो एक हीरो की तरह थे, तो सभी लोग उनको बहुत लाइक करते थे। और हम दोनों की दोस्ती, एक तो संगीत हम लोगों का कॉमन फैक्टर है, वो बहुत अच्छा गाते हैं, और क्योंकि मेरा भी शौक़ था गाने में, तो जब कोई प्रोग्राम होता था तो हम लोग दोनों ही गाते थे, तो दोनों एक दूसरे का गाना सुनते थे और उसको लाइक करते थे। और वो अपनी कहानियाँ बहुत सुनाते थे मुझे, और मुझे सुनने का बहुत शौक़ है,
और वो पहाड़ की कहानियाँ सुनाते थे। तो उस समय भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था सुन के, क्योंकि वो अपने बचपन में अपने गांव जाते थे तो गांव की पूरी कहानियाँ, और उनका कहानी सुनाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। मतलब सब कुछ आपके आंखों के सामने एक दृश्य की तरह घूम जाता मैम है। सर आपको इम्प्रेस कर रहे थे। इम्प्रेस कर रहे थे तो हम बहुत इम्प्रेस्ड हो गए। और जो उन्होंने किताबें लिखी हैं उसमें भी अगर आप पढ़ेंगे, उनकी प्रथम किताब है भंवर एक प्रेम भंवर एक प्रेम कहानी। कथा। वो एक आईएएस अधिकारी की कहानी है। अभय नौटियाल उसका जो नायक है, वो एक आईएएस ऑफिसर है। तो उसमें उन्होंने पहाड़ के गांव का भी बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके आंखों के सामने एक चलचित्र घूम रहा है। और दूसरी पुस्तक उनकी है खाकी में स्थित प्रज्ञ, जो उनके पुलिस के संस्मरण है, जो उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बहुत ही कठिन नौकरी थी। और हर बार वो घर से बाहर जाते थे तो मुझे इतनी चिंता रहती थी, क्योंकि कोई दंगा होता रहता था या कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू था या टेररिज्म में पीलीभीत में वो फाइट कर रहे थे। तो जब घर से जाते थे तो मुझे ये नहीं पता रहता था कि वापस आएंगे कि नहीं। तो हर समय मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि ईश्वर उनको सकुशल वापस ले आओ। और ईश्वर ने बहुत हम लोगों को आश्रय दिया कि आज तक हम लोग सकुशल हैं, लेकिन उनकी बहुत ख़तरनाक नौकरी थी। और इसी तरह से सफ़र हम लोगों का साथ में चलता रहा, और 2 बहुत प्यारी बेटियां भी हम लोगों की हुई। तो सबसे अच्छी क्वालिटी उनकी है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि मेरे माता पिता, जो बॉम्बे से मेरे फादर रिटायर हुए थे, और वो लोग लखनऊ आके सेटल हो गए थे, क्योंकि हम लोग उस समय उत्तर प्रदेश काडर में थे। फिर जब 2000 में उत्तराखंड बना तो हम लोग लखनऊ छोड़ के यहाँ आ गए देहरादून। तो वो लोग वहाँ अकेले पड़ गए। तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि आप भी देहरादून आ जाइए। और यहाँ पे जो अपना घर हम लोग बना रहे थे, उन्होंने कहा कि आपके लिए भी हम 2 कमरे बना देते हैं, आप उसका पैसा दे दीजिए जिससे उनको बुरा ना लगे। तो उन्होंने 2 कमरों का पैसा दे दिया और उनके लिए 2 कमरे भी साथ में बन गए। तो उस वजह से वो लोग हम लोगों के साथ आ गए और लगभग 2002 से साथ ही रह रहे थे 2020 तक, जब मेरी माताजी गुजर गई और 21 में पिताजी गुजर गए। लेकिन उनके अंतिम जो 20 साल रहे जीवन के, वो अनिल जी की वजह से मेरे माता पिता की इतनी अच्छी केयर हुई। और एक समय ऐसा था जब उनके मेरे माता पिता और अनिल जी की माता जी, वो भी इस समय अभी कुछ ही दिन पहले गुजरी हैं, तो तीनों बुज़ुर्ग हम लोगों के साथ ही रहते थे एक ही घर में। तो ये एक बहुत ही यूनिक बात है, क्योंकि वही जैसे मैंने कहा, पितृसत्तात्मक समाज में आमतौर पे माता पिता अपनी बेटी के साथ नहीं रहते, क्योंकि उनके दामाद उनके बेटे बन गए थे। तो उन्होंने बुलाया उनको, तो वो लोग भी खुशी खुशी आ गए, हम लोगों के साथ रहे, और इसमें सबका फ़ायदा रहा। दूसरा, मैं अनिल जी के बारे में कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटियों को बहुत ही प्यार से पाला है। मतलब जो बेटियों को अगर पिता का प्यार मिलता है और पिता का सपोर्ट मिलता है तो बेटियां बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। आज मेरी बड़ी बेटी पेरिस में अकेली रहती है, इतनी स्ट्रांग है, उसको कोई चिंता नहीं है। छोटी बेटी दिल्ली में अकेली रह रही है, और वो लोग दोनों अपना काम कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रांग हैं। मुझे कभी कोई चिंता नहीं है कि उनको कोई भी परेशान करेगा या कोई उनका उत्पीड़न करेगा, क्योंकि उनको घर से जो मजबूती मिली है, ताकत मिली है, वो उनको समाज में अकेले लड़ने के लिए सक्षम बनाती हैं। तो ये क्वालिटीज़ अनिल जी की बहुत ही अच्छी हैं। मैम आपकी सच मुझे एक ब्लेस्ड फैमिली है, और ईश्वर की सच में उसके ऊपर एक आशीर्वाद है जो आपकी सोच है। जिस प्रकार से अनिल सर हैं, और मतलब उन्होंने एक पुत्र का भी रोल निभाया, उनको लेके आए पूरे, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता मैम, है ना। ये एक मिसाल है अनिल सर भी। जी मैम अनिल सर का कोई गीत याद है जो उन्होंने आपको इम्प्रेस करने के लिए गाया था? नहीं, उनके तो बहुत सारे गीत हैं, लेकिन मैं ऐसा जो आप रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उनके गीत आप उनसे सुनिएगा। बहुत सारे गीत हैं, कोई जो आपको अभी तक याद हो कि हाँ सर का एक कुछ 2 लाइनें बहुत सारे याद हैं। अच्छा, उन्होंने जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में एक मुकेश जी का पुराना गाना गाया था, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, तो एक तो वो गाना था जो उन्होंने सबसे पहले गाया था, जो मैंने सुना था और मैंने देखा ये बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन उनके बहुत सारे गीत हैं और मैं चाहूँगी आप उन्हीं से सुनें। बिल्कुल सुनेंगे। और मैम आपने कौन सा गीत सुनाया था? मैंने जो उनके मतलब जो मुझे बहुत पसंद था और मैं वहाँ गाती थी और उन्होंने सुना था, जो सर को बहुत पसंद आया था, आज तक वो हम दोनों का गीत है। वो एक लता जी का गीत है, अब तो है तुमसे
हर खुशी अपनी अब तो है तुमसे, हर खुशी अपनी तुम पे मरना है, जिंदगी अपनी। ओहो, ये वाओ मैम, हम लोगों such का a गीत है lovely दोनों voice। का। थैंक यू। अच्छा, ये आप दोनों का फेवरेट है और डुएट भी गाया होगा मैम आप लोगों ने? डुएट्स तो हम लोग बहुत गाते हैं, लेकिन वो आपको उनके साथ नहीं, वो सुनना मैं है। अब नेक्स्ट टाइम तो सर और आपको अब एक साथ ही बिल्कुल, हाँ, बुलाना है मैम। duets बहुत जी जी गाते जी। हैं, जी, अच्छा जी। राधा मैम, बेटियों के साथ कैसा रिश्ता है आपका? बेटियों के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है, मतलब हम लोग दोस्त हैं। बेटियां हमारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। तो जो कुछ भी उनको बताना है, वो कम्युनिकेशन हम लोगों का बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है सभी माता पिता को कम्युनिकेशन अपने बच्चों के साथ हमेशा खुला रहना चाहिए। उनको जो भी प्रॉब्लम है, वो कुछ भी बताना चाहती हैं, वो फ़ोन करके मुझे बताती हैं। और ये सिलसिला शुरू से ही चल रहा है, और मैं बहुत ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इतनी अच्छी बेटियाँ मुझे मिली हैं। सो स्वीट। अच्छा राधा मैम, आपका इतना लंबा एक प्रोफेशनल जर्नी रहा है, तो कभी ऐसा लगा कि मतलब कि मुझे क्विट कर देना चाहिए और अब अपनी फैमिली को ध्यान देना चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कभी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता था, चाहे वो बच्चों की पीटीएम है, चाहे वो बच्चों का कोई फंक्शन है ना? तो कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आई मैम लाइफ में? बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई। जैसा हम लोग जब उत्तर प्रदेश में थे 95 में, और अनिल जी की तब पोस्टिंग हो गई हैदराबाद राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में। उनको 4 साल का सेंट्रल डेपुटेशन मिला, और उस समय मैं उत्तर प्रदेश में थी। तो अब मुझे तो साथ में जाना था, तब हमारी एक ही बेटी थी, वो 2.5 साल की थी। तो मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी, मैं चाहती थी, हमेशा मेरा प्रयास रहा कि परिवार एक साथ रहे। तो जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होती थी, मैं रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे वहीं पोस्ट कर दो। तो उस समय मैंने बस छुट्टी की एप्लीकेशन दी और मैं हैदराबाद साथ में हम लोग चले गए। और उसके बाद मैं कोशिश करती रही कि मेरी वहाँ पे कोई पोस्टिंग हो जाए। कई बार मैंने सोचा छोड़ दें, लेकिन फिर मैं अपनी छुट्टी बढ़ाती रही। फिर मैंने वहाँ पे स्टडी लीव ली, मुझे स्टडी लीव 1 साल की सैंक्शन हो गई। तो मैंने वहाँ पे एमए किया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मैंने पब्लिक पर्सनल मैनेजमेंट में एमए कर लिया। तो नौकरी छोड़ने का विचार तो आया, लेकिन अनिल जी ने भी कहा कि नौकरी मत छोड़ो, छुट्टी लेती रहो जैसे भी हो। तो 2 साल तक मैं छुट्टी पे रही। 2 साल के बाद फिर मेरी पोस्टिंग हैदराबाद में हो गई, जो आंध्र प्रदेश का सचिवालय था वहाँ पे। तो 2 साल मैंने वहाँ नौकरी भी करी। तो एक्चुअली फैमिली का जब सपोर्ट मिलता है तो नौकरी छोड़ने की बात आती है, लेकिन फैमिली ही एनकरेज करती है कि नौकरी मत छोड़ो। जब मेरी माँ को कैंसर हुआ, उनके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मैं उनके साथ रहना चाहती थी। उस समय मेरे माता पिता ने कहा कि नौकरी मत छोड़ो, साथ साथ तुम कर सकती हो। और साथ साथ मैंने अपनी नौकरी भी की, उनके साथ मैं हॉस्पिटल में भी रहती थी रात में, दिन में मैं ऑफिस चली जाती थी। तो सारा उनका कैंसर ट्रीटमेंट भी हो गया, वो क्योर भी हो गई थी कैंसर से 2007 में। तो इसी तरह से परिवार के सपोर्ट से चलता रहा। कई बार मेरी बेटियों का अगर कोई काम था, मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, तुम्हारे पास आ जाती हूँ। उन्होंने, बेटियों ने बहुत इनकरेज किया, बोले नहीं, आपकी नौकरी की वजह से हम बहुत सशक्त फील करते हैं, तो आप नौकरी मत छोड़ो, हम आपकी हेल्प करेंगे, जो भी आपको चाहिए घर को हम देखेंगे, आप जाओ, अगर आपको कहीं बाहर भी जाना है, कोई मीटिंग है, ट्रेनिंग है, आप करो, लेकिन हाँ, आप नौकरी मत छोड़ो। तो इसलिए कई बार छोड़ते छोड़ते भी मैंने छोड़ा नहीं। और मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, जो भी हमारी कार्यशील महिलाएं हैं, कि नौकरी मत छोड़िए, क्योंकि नौकरी से हम लोगों को जो आत्मविश्वास मिलता है वो हमारे बच्चों को भी सशक्त करता है। जी मैम। मैम, उत्तराखंड की, यहाँ के लोगों की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? मैं इसके बारे में आपको एक लाइन गढ़वाली में बोल के बिल्कुल मैम। कहूँ, अगर भूल हो जाए तो माफ़ अरे कर मैम, दीजिएगा। प्लीज। म्यार ब्यो एक उत्तराखंडी दगड़ वे का कारण मैं उत्तराखंड की बुआरी बन गयो। उत्तराखंड की संस्कृति बहुत ही समृद्ध छ, और इतगा समृद्ध संस्कृति का भाग बनन मेरू सौभाग्य छ। तो मुझे लगता है यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो लोग हैं, वो इतने उच्च कोटि के हैं, उच्च कोटि के मानव हैं यहाँ पे। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस प्रदेश में आई। मेरा विवाह एक उत्तराखंडी के साथ हुआ, सबसे बड़ा सौभाग्य ये था।
और मुझे यहाँ काम करने का भी मौका मिला। मैंने पहाड़ में भी काम किया, टिहरी गढ़वाल में, यहाँ देहरादून में ज़िलाधिकारी के रूप में भी काम किया, और फिर राज्य सरकार में काम किया। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। और उत्तराखंड जैसा प्रदेश, यहाँ के जो मानव संसाधन है वो इतनी उच्च कोटि का है। आज हमारे उत्तराखंडी भाई बहन पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। जो हमारे प्रवासी हैं वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे अपने उच्च कोटि के काम से उनकी इतनी तारीफ़ होती है। लोग हमेशा कहते हैं कि देखो ये उत्तराखंड का है तो ये बहुत ईमानदार होगा, ये बहुत मेहनत से अपना काम करेगा। तो इस तरह की जो उच्च कोटि के जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं यहाँ के लोगों में, वो मुझे लगता है बहुत ही विलक्षण हैं, बहुत ही यूनिक हैं। और मैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई हूँ, इसके लिए भी मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जी जी। राधा मैम, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं और आपने इतने खुले दिल से, इतने प्यार से यहाँ के कल्चर को अपनाया कि आप कहीं से भी नहीं लग रही, ऐसे लग रहा है पहाड़ की बेटी हैं बिल्कुल, और आप हैं भी यहीं की बेटी। तो मैम, जैसे आजकल के युवा अपनी भाषा को बोलने से कतराते हैं, बहुत हेजिटेट करते हैं, है ना, वो इंग्लिश ज़्यादा बोलना ज़्यादा प्रेफर करेंगे बजाय गढ़वाली के या कुमाऊनी के या जौनसारी या कोई भी भाषा है ना। तो कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर को एक हीन भावना से देखते हैं मैम। तो और मैम, इनफैक्ट एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ के फंक्शंस होते हैं, है ना, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ के लोक कलाकारों को ना बुलाकर बाहर के कलाकारों को बुलाया जाता है, उन्हें प्रमोट किया जाता है ना। तो मैम, इस पर आप कहना चाहेंगी कुछ कि मतलब उत्तराखंड राज्य जो इतने शहादतों के बाद बना है ना, और इतने कष्ट लेकर हमारी माताओं ने जो सड़कों पर रह के ये आंदोलन करके चलाया, और आज एक वो दिन है जब हम अपने कल्चर को ना प्रमोट करके हम बाहर के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और यहाँ के जितने भी हमारे लोक कलाकार हैं कहीं ना कहीं उनको एक नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो मैम, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, और इसके लिए मैं आपकी बहुत तारीफ़ करना चाहती हूँ कि डॉक्टर उनियाल जो पॉडकास्ट कर रही हैं, आप अपने कल्चर को उठा रही हैं, आप ऐसे लोगों को बुला रही हैं जो उत्तराखंड के कल्चर से जुड़े हुए हैं। और जब आप जैसे लोग जो मीडिया से भी जुड़े हैं, आपका अपना भी चैनल है, अपना पॉडकास्ट है, और आप जब लोक कलाकारों को बढ़ावा देते हैं तो सरकार भी फिर इसमें आएगी। सरकार को भी चाहिए कि लोक कलाकारों को, यहाँ के कलाकारों को बढ़ावा दें। जैसा आपने बोला, यूनिवर्सिटीज़ के फंक्शंस में यहाँ के कलाकारों को बुलाना चाहिए। इसमें सरकार और समाज को मिलके काम करना है। और जो यहाँ के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग, यहाँ के नागरिक, यहाँ के भाई बहन, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि जैसे आपके बच्चों की अगर शादी होती है तो उस विवाह के उत्सव में आप यहाँ के मांगल गीत बजाइए। यहाँ के मांगल इतने सुंदर हैं कि उसकी जगह यहाँ पे जो क्या होता है कि जो टेंट हाउस वाले हैं वो अपना कुछ भी बॉलीवुड का डांस नंबर्स लगा देते हैं, और जो परिवार, जिसके परिवार में शादी हो रही है, वो सोचता ही नहीं है कि हम क्यों ना अपने गढ़वाली गीत या कुमाऊनी गीत या जौनसारी गीत, जो अपने उत्तराखंड के गीत हैं, वो बजाएं, क्योंकि वो बहुत ही समृद्ध हैं, बहुत समृद्ध संस्कृति है। इसी प्रकार से खान पान में मैं कहना चाहती हूँ, हमने देखा जहाँ भी कोई यहाँ शादी होती है, विवाह होता है, बहुत सारे जो हमारे उत्तराखंडी भाई बहन हैं, उनके शादी विवाह में भी आपको मटर पनीर, दाल मखनी, छोले भटूरे, यही क्यों मिलते हैं? आप क्यों नहीं अपने कंडाली का साग, झंगोरे की खीर, कोदे की रोटी, काफली, ये सब, अब तोर की दाल। अब उत्तराखंड का जो क्यूजीन है, यहाँ का खान पान इतना स्वादिष्ट है, अब इसको कौन प्रमोट करेगा? हम लोग हर घर में अगर अपना क्यूजीन खाएंगे, और शादी विवाह में, किसी भी कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रमों में भी मेरा अनुरोध है सरकार में बैठे अधिकारियों से भी और समाज के भाई बहनों से भी कि उत्तराखंड का संगीत, उत्तराखंड के क्यूजीन को हम लोग मिल के प्रमोट करें, तभी इस प्रदेश के को जो अलग प्रदेश बना वो सार्थक होगा। जी मैम। ओके मैम, एक रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहेंगे। आर यू रेडी मैम? यस। ओके। A decision you are most proud of and public service. A decision I am most proud of. I am very proud of joining this service. Okay. Describe Uttarakhand's future in 3 words. Best state of India. Who inspires you the most?
I think my family inspires me the most. Okay. So what keeps you motivated during difficult time? Basically, I'm very grateful to God for giving me this opportunity and giving me this wonderful family and this wonderful job and normal health. So it's my gratitude, I think, to God which motivates me. मैम उत्तराखंड में एक चीज़ आप क्या बदलना चाहेंगी? उत्तराखंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को बराबरी दीजिए, अपनी बुआरियों को सुरक्षित रखिए। मैं चाहूँगी कि एक भी माता की डिलीवरी के दौरान डेथ ना हो। ये मेरी प्रार्थना है ईश्वर से, और आप सबके सहयोग से ये हो सकता है। फेवरेट पहाड़ी डिश? झंगोरू की खीर। फिनिश द सेंटेंस. माई ड्रीम फॉर उत्तराखंड इज? टू मेक इट द बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अनिल सर को एक शब्द में डिफाइन करिए मैम। परफेक्ट। मैम जाते जाते एक पहाड़ी गीत के साथ हम लोग पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं, क्योंकि मैम को जाना है, क्योंकि सवाल तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं। तो मैम कंक्लूड करते हैं, एक सुंदर सा एक गीत सुना दीजिए मैम। तो ये भी एक मेरा बहुत फेवरेट गीत है, जो नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत है, लेकिन जो मैंने जिसको सुना वो चारू सेमवाल, एक हमारी युवा गायिका हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत चारू ने गाया और उसको सुन के मैंने सीखा। गुगुती कुरोण लगी म्यारा मैत की, बौड़ी बौड़ी है गिर तू चैत की, हो रे तू चैत की। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर। मैम जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि आप सबका और हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग इतने सुंदर प्रदेश में रह रहे हैं। उत्तराखंड को सर्वोच्च प्रदेश बनाइए। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ की स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि सब लोग मिलके हम लोग इसको बहुत ही स्वच्छ बना सकते हैं। कूड़ा कहीं भी मत फेंकिए, कूड़े का सही डिस्पोजल करिए और अपने प्रदेश को स्वच्छ बनाइए, सुंदर बनाइए। यही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। राधा मैम, थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो में आई, और मैम हम आशा करते हैं आप फिर हमारे स्टूडियो में आएंगे। ज़रूर, जब भी आप बुलाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके प्रश्न इतने अच्छे होते हैं कि वो बोलने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आज हमने बातचीत की राधा मैम से, और अगले हम एपिसोड में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग गेस्ट से मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।